वेलकम एवरीवन। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम सब ने आपके लिए एक नई पहल शुरू की है कि 11th, 12th और 10th इनका भी सिलेबस करवाया जाएगा। अभी जैसे कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला है कि कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत हाईली चार्ज कर रहे हैं और जैसे कि ऑफलाइन तो अभी पढ़ा नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन में वो क्वालिटी भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको अभी अडेप्ट नहीं किया था, बट फिर भी बहुत हाई चार्ज ले रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखकर हमने एक प्रयास आपके लिए, छोटा सा प्रयास एक शुरू किया है कि हम जितना हो सकेगा उतना सिलेबस हम करवाएंगे। और आपसे भी एक आशा रहेगी कि अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, पसंद आए तो बाकी बच्चों में भी शेयर करो, सबको बताओ, ठीक है। और बस इतनी ही आपकी तरफ से सहयोग चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 12th का मैथ्स मैं आज पढ़ाने वाला हूँ जिसका कि हम फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, मैट्रिसेस से शुरू करेंगे जो कि 3rd चैप्टर है अपना, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अभी हाल फिलहाल में कुछ सिलेबस जो है वो डिलीट भी कर दिया है। 30% सिलेबस डिलीट हो गया, 70% सिलेबस बचा है। तो चैप्टर नंबर 3rd से जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें से जो चीज़ें डिलीट हुई हैं सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो डिलीट हुआ है वो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। 3.2 एक्सरसाइज में है ये, मैं बताऊंगा जब मैं कराऊंगा। और सेकंड जो है वो कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ये भी डिलीट कर दिया गया है। 6 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते थे सीधे पहले। 3.4 एक्सरसाइज ही है, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन से हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता था, तो ये भी डिलीट कर दिया गया है। और थर्ड जो है वो है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स यूनिकनेस प्रूफ करना होता है, प्रूफ किसका, इनवर्स का, अगर ये एग्जिस्ट करता है वो। तो ये 3 चीजें डिलीट कर दी गई हैं। और सबसे मेन जो इसमें से जो मुख्य है मैं कहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट थी पहले, वो 3.4 एक्सरसाइज का था, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस, जिसकी मदद से हम इनवर्स निकालते थे, ए इनवर्स निकालते थे। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 3 और इनके बारे में मैं बताता रहूंगा कि ये कहाँ कहाँ पे और कौन से नंबर पे है, ठीक है, किस पॉइंट पे है जहाँ से ये डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करते हैं, चलिए, जिसका नाम है मैट्रिसेस। और सीरियसली कॉपी पेन लेके बैठोगे तो तभी फायदा पहुंचेगा और सीरियसली पढ़ना है, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाएंगे मैट्रिसेस। देखो सबसे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि उस बच्चे को भी समझ में आए जिसने अभी तक बिल्कुल इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, और जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसको भी चिंता मत करें। जीरो से हम उठाएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, और बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक सा एक पॉइंट है मेरे बच्चे कि एक वर्ड होता है मैट्रिक्स, एक वर्ड होता है मैट्रिसेस। अपने चैप्टर का नाम ये है, मैट्रिसेस। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो यही जानना है। मैट्रिक्स जो वर्ड है वो होता है आपका सिंगुलर, और मैट्रिसेस जो वर्ड है वो आपका होता है प्लूरल। सबसे पहला बेसिक सा डिफरेंस यही है। कुछ बच्चे कहीं पे भी मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं, कहीं पे मैट्रिसेस यूज कर लेते हैं। मैट्रिक्स वर्ड सिंगुलर है, मैट्रिसेस वर्ड जो है वो प्लूरल है। मतलब अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगी तो मैट्रिसेस बोलेंगे, अगर एक ही मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। जैसे सिंगुलर प्लूरल क्या है, अगर ये भी मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो बॉय सिंगुलर है, एक ही है, लड़के की बात कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा होगा बॉयज तो वो हो जाएगा तेरा प्लूरल, ठीक है, ये मतलब है। तो सबसे पहला मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। सेकंड थिंग क्या है, मैट्रिक्स का यूज क्या है, कहां पे हम यूज करते हैं, क्या शो करने के लिए हम यूज करते हैं, और क्या इसका साइन होता है। सबसे पहले अगर मैं ये बताऊं, मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होती है। इसके अंदर जो भी हम एंट्रीज लिखेंगे वो मैट्रिक्स ही कहलाएगी। और अगला ही चैप्टर जो 4th चैप्टर होता है डिटर्मिनेंट, उसको हम इस ब्रैकेट से शो करते हैं। मतलब इसकी ये वाली जो रेक्टेंगुलर, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, और ये मोड वाली ब्रैकेट होती है। तो ये हटा दूं तो मैं डिटर्मिनेंट बन जाता है। 4th चैप्टर जो है उसमें हम ये साइन का यूज कर रहे होंगे। अब मैट्रिसेस का यूज क्या है लाइफ में, ठीक है, क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस के द्वारा या मैट्रिक्स के द्वारा, वो समझ लेते हैं। जैसे कि एक डाटा ले लेते हैं बड़ा सिंपल सा, ठीक है। कोई एक स्कूल है, उसमें 2 क्लास का मेरे पास डाटा है, क्लास 1, क्लास 2, ठीक है। इसमें कुछ बॉयज हैं क्लास 1 में और कुछ गर्ल्स भी हैं
बॉयज की जो संख्या है मान लेते हैं क्लास 1 में है 60 और गर्ल्स जो है, गर्ल्स की जो संख्या है वो मान लेते हैं 70, यहाँ पे है मान लेते हैं 80 और यहाँ पे मान लेते हैं 90। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, क्लास 1 में 60 बॉयज़ हैं, गर्ल्स 70 हैं, क्लास 2 में 80 लड़के हैं और 90 लड़कियाँ हैं। इसको मैं मैट्रिक्स मेथड के द्वारा ही, मैट्रिक्स ठीक है, फॉर्मेशन के द्वारा भी मैं इसको डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स का साइन बनाया, ये वाला साइन था, ठीक है। क्लास 1 है, क्लास 2 है, एक तरफ मैंने क्लास 1 लिख ली, क्लास 1, नीचे मैंने लिख लिया क्लास 2, ऊपर लिख लिया मैंने बॉयज और यहां लिख लिया मैंने गर्ल्स, ठीक है। बॉयज है यहाँ पे 60 है तो मैंने यहाँ पे 60 लिख लिया, गर्ल्स है 70 है और बॉयज है यहाँ पे 80, यहाँ है गर्ल्स 90 है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। यहाँ इसको देख के मैं सीधा ये बता सकता हूँ कि क्लास 1 में गर्ल्स की संख्या कितनी है, 70 है, क्लास 2 में बॉयज़ की संख्या कितनी है, 80 है, एंड सो ऑन। मतलब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स सिर्फ एक क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और किस ब्रैकेट के अंदर है? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर है। जैसे कि अगर मैं एक और अगर फॉर्मेशन लिखूं इसको मिटा के, ठीक है, समझना, एक और एग्जांपल से समझते हैं मैट्रिक्स का यूज क्या है ना। लेट्स सी, सवाल भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। देखो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले हमें थ्योरी को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। आजकल के जो टीचर हैं सीधा डायरेक्ट आके सवाल शुरू कर देते हैं, ठीक है, और थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं। बट अगर आपको चैप्टर की समझ है कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, क्या उसके अंदर है, तो आप कोई भी सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक और डाटा लिख रहा हूँ मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, समझना। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ डाटा। अब जितना मैंने समझाया था उसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे शाम है, शाम के सामने अगर मैं देखूं पेन है और पेन के नीचे जो वैल्यू है वो कितनी है, 70 है। इसका मतलब ये है कि शाम के पेन पास जो पेन है उनकी संख्या कितनी है, 70 है, ठीक है। जैसे कि एक मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ 140, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अब ऊपर देखो किसके नीचे है, कॉपी के नीचे है, और किसके सामने है, सीता के सामने है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सीता के पास कॉपी कितनी है, 140 है, एंड सो ऑन। किसी भी एंट्री को देख के आप बता सकते हो कि किसके पास कितना क्या है, कितने पेन है, कितने कॉपी हैं, कितने बुक्स हैं। अब इसको हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा कि इधर मैं पेन लिख देता हूँ, इधर मैं कॉपी लिख देता हूँ, इधर मैं बुक्स लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भी आप सेम चीज बता सकते हो। इधर मैं लिख देता हूँ राम, श्याम, सीता, और नीचे ये वाली वैल्यू फिर से कॉपी कर देता हूँ, डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 90 डाला। अब ये 90 भी मुझे यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि राम के पास पेन कितने हैं, 90 है, और सेम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था कि राम के पास पेन कितने हैं, 90 है। तो बच्चे सिंपली क्या है, मैट्रिक्स जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर देन इट, ठीक है। और क्या क्या इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हम भी आगे जानेंगे। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हमें समझना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? चलिए समझते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं, ठीक है। क्या है, लेट्स सी एक बार भाई, ये जो है ना, ये वाली जो एंट्रीज हैं मैंने ये जो बनाई है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मैट्रिक्स के अंदर एक चीज़ बोलते हैं, ध्यान से समझना, वो है रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक है। ये वाले एंट्रीज जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैट्रिक्स के अंदर होती हैं उनको हम रो कहते हैं। और ये वाली जो एंट्रीज हैं, जो ये वाली एंट्रीज हैं, ये पूरी जो इस ब्लॉक में है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये वाली ये होती हैं वर्टिकल लाइंस। तो मतलब क्या है, मैट्रिक्स में एक रो होता है, मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है बच्चे, नंबर ऑफ रोज मतलब रो की संख्या कितनी है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे यहां पे अगर आप देखें कि रोज कितनी है, देखो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो होगी, आगे चौथी आएगी, आगे पांचवी आएगी। तो ये वाली जो रो होगी तुम्हारी, ये होगी mth रो होगी ना, 4 5 6, यहाँ पे मैंने m लिया मतलब mth रो होगी, मतलब इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? m है। नंबर ऑफ कॉलम की अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये वाला सारा सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया, एंड सो ऑन। ये वाला जो कॉलम है, ये nth कॉलम है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बच्चे, वो कितना है? m क्रॉस n है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? m क्रॉस n, ठीक है। m क्या है याद रखना? नंबर ऑफ रोज कौन सी होती हैं? ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रोज होती हैं, और ये वाली जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपकी कॉलम्स होती हैं। एंड द ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज m इनटू n। मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा अभी आपके सामने, उसको देखकर आप उसका ऑर्डर सोचेंगे, ठीक है। बता तो नहीं पाएंगे मुझे, सोचेंगे, ठीक है, क्या है, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। बड़े बेसिक से शुरू किया मैंने, बड़े जरूरी भी है, ठीक है, ताकि उस एक बच्चे को भी फायदा पहुंचे जो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी आपके सामने, ये वाली देखना, 2 1 3 4 7 8 9 10 12। इसका मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ऑर्डर बताना है, क्या होगा। मैंने ऑर्डर बताया था, ऑर्डर क्या है अभी भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। मतलब रोज कितनी है वो गिन लो, कॉलम कितने हैं वो गिन लो, और मल्टीप्लाई कर दो। तो रोज कितनी है? रोज मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चे? 3 है। कॉलम की मैं बात करूं तो वर्टिकल लाइन होती है, 1 2 3 4। तो कॉलम कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितना आया? 3 क्रॉस 4 आ गया। अब मैं ऑर्डर देख के एक बात ये भी बता सकता हूं कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जो मैट्रिक्स के अंदर ये डाटा हमने लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, अगर हम समझें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 12 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर दिया है ना, सिर्फ उस ऑर्डर को देख के भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। कैसे? भी 3 इंटू 4 करोगे तो कितना ही आएगा? 12 आएगा। जैसे एक ओरली एक मैं सवाल आपसे पूछ लूं, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 6 क्रॉस 7, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है। सिंपली मुझे ये नहीं देखना कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है, सिर्फ मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो 6 इंटू 7 कितना आ जाएगा? दैट इज 42। तो इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 42 आ जाएंगे। आई होप सो कि ये बात मैं आपको समझा पाया हूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने मैट्रिक्स लिखी थी पीछे, ठीक है, A1 था, ठीक है, A1 2 था, और 1n तक हम गए थे, एंड सो ऑन, यहाँ M1 तक हम गए थे। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। Aij M क्रॉस n। इसका मतलब क्या है?
अभी जो मैंने मैट्रिक्स बनाई थी एक बार फिर से चलो देख लेते हैं जल्दी से। A11 था, यहाँ A12 था। इसका मतलब क्या है एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे A11 है, A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है कौन सा, A11। A12 अगर पूछे कोई क्या है तो A12 क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, या मैं ये भी कह सकता हूं फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। या A12 को मैं क्या कह सकता हूं कि रो फर्स्ट है और कॉलम कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। एंड सो ऑन। A13, ठीक है, यहाँ पे आगे था A1n और इसको हमने आगे लिखा था, याद होगा, AM1, ये था A21 है ना, तो हाँ ठीक है, AM1, यहाँ पे था AM2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे था AMN। इसको रिप्रेजेंट हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, वो यही है AIJ M इंटू N, जहाँ पे I जो है वो 1 से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है, और M के जो है वो इक्वल भी है, ठीक है, और उससे क्या भी है, छोटा है, क्योंकि M से आगे हमने नहीं लिया हुआ, ठीक है। और जहाँ पे J है, J जो है, J वे वाला है ना, I इसको बोल रहे हैं, J इसको बोल रहे हैं, ठीक है। J जो है वो है 1 से बड़ा और बराबर, ठीक है, और N से छोटा और N के बराबर है। ये मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। IJ क्या है, IJ याद रखना, ये जैसे I है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, ठीक है, और M क्या है कि कितने रोज हैं, और N क्या है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि NCERT में आपके दिया हुआ है। आपको बुक भी साथ के साथ खोल के बैठना है, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है उसको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो NCERT अभी हम कर रहे हैं, बाकी हम RD शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे चल के, जब हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। RD शर्मा मैथ से भी मैं काफ़ी सारे सवाल आपको कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो तो हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज 1 है, उसका एग्जाम्पल से हम शुरू कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल उसने दिया है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बुक साथ में खोल के बैठना, जिसके पास नहीं है वो PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, कंसीडर द फॉलोइंग, है ना ये वाला, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन। ये पेज नंबर जो है 59 पेज पर है, फर्स्ट एग्जाम्पल है। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 3 फैक्ट्रीज है उसमें, हमने इसने हमें दिया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसके अंदर कुछ मैन वर्कर्स हैं, मैन वर्कर्स, और कुछ हैं वुमेन वर्कर्स। सवाल में कह रहा है कि ये जो नंबर हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिए हुए हैं उसके बाहर ये वाला साइन लगा दो, मतलब इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लगा दो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब ये वाला साइन होगा तो ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे तो फर्स्ट के अंदर हाँ दिया हुआ है, जो भी है वो मैं लिख देता हूँ 30, 25, ठीक है। मेरे पास PDF है, फोन के अंदर डाउनलोडेड है, और बुक भी अगर आपके पास है तो वो भी आप रख सकते हैं, अगर PDF डाउनलोड कर लें तो वो भी, ठीक है। 27, 25, 31, 26, तो बोल रहा था कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, सेम एज इट इज, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं भाई, किसी एक A मैट्रिक्स इसको हम मान लेते हैं, इसके इक्वल हम रख देंगे। और यहाँ पे एक सवाल उसने ये पूछा था कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है ना, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। चलो देख लेते हैं, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम की जो एंट्री होगी ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी A32,
A32 ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी, आपको याद होगा ये फैक्ट्री 1 थी, ये फैक्ट्री 2 थी, ये फैक्ट्री 3 थी, तो A32 रिप्रेजेंट करेगा फैक्ट्री 3 में वुमेन वर्कर की संख्या, जो कि कितनी है? 26 है। अगर इसका मैं ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा बच्चे? बता सकते हो ना, इजी है। रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 2, तो ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 है। जैसे कि अगर मैं ये सवाल आपसे पूछ लेता, जो कि नहीं दिया एग्जाम्पल में, कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सेकंड रो और ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया ना, ये सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा फैक्ट्री 2 में किसकी संख्या को? वुमेन वर्कर की संख्या को, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब क्या हो गया? A22 हो गया। एक लास्ट इससे ही हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये पूछ ले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब मुझे दिमाग लगाना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा? A11 मतलब यही हो गया। A11 किसको रिप्रेजेंट करेगा? फैक्ट्री 1 के अंदर मैन वर्कर्स कितने हैं इसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी संख्या कितनी है? 30। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये था एग्जांपल नंबर 1, जिसमें कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी है। आगे हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की ओर, जो आप बुक में देख पा रहे होंगे, मैं एक बार बोल देता हूं, ठीक है। ये पेज नंबर 60 पे है बच्चे। If a matrix has 8 element, what are the possible orders it can have? कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट हैं, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? अब अगर 8 एलिमेंट है मैट्रिक्स के, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? चलिए देख लेते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेट्स सी। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है ना, देखो ये 8 एलिमेंट मैं मान लेता हूं ये वाले, एक बार समझना, 3 4 5 6 7 8। देखो एक चीज, सवाल को चलो मैं साइड करता हूं एक सेकंड के लिए, समझना। थ्योरी बहुत जरूरी होती है, थ्योरी के बेस पर ही आप चैप्टर का जिस्ट समझ सकते हो। एक बार थ्योरी समझ आ गई तो फिर सवाल कुछ भी नहीं है, यकीन मानो कुछ ही सेकंडों के सवाल है, कुछ है ही नहीं उनके अंदर। तो ये मैंने 8 एलिमेंट मान लिया ना, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही मानना है, आप कुछ भी मान लो। तो इन 8 एलिमेंट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रो तो एक ही है और कॉलम कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 into 8 हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? अब देखो बार बार नहीं लिखेंगे, और क्या क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। 2 गुना 4 भी हो सकता है भाई, रो 2 हो और कॉलम कितने हो? 4, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? 4 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, ये भी तो 8 है भाई। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रो 2 है और कॉलम 4 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रो 4 है और कॉलम 2 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो 1 है और कॉलम 8 है। और एक में ये भी तो बोल सकता हूं, 8 गुना 1, कि रो 8 हो और कॉलम केवल 1 ही हो। ये मैं एक बार समझा देता हूं कि ये कैसे होगा। 8 into 1 कैसे बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखना, कॉलम तो एक ही है ना, वर्टिकल लाइन एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 8 into 1 हो गया। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, कंसीडर अ 3 cross 2 मैट्रिक्स, ठीक है, सेम पेज पर है, 60 पेज पर देख लेना, है ना। कंसीडर अ 3 cross 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij 1 by 2 mod I minus j, और वो भी मोड के अंदर दिया I minus 3j, है ना। कह रहा है एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर भी हमें दिया हुआ है। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है बच्चे 3 cross 2, और कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है ये वाला डाटा हमें दिया हुआ है। aij दैट इज इक्वल टू 1 by 2 mod I minus 3j एंड मोड। लेट्स सी समझते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। और इसका ऑर्डर हमें दिया हुआ था बच्चे 3 cross 2 था। 3 cross 2 इसका ऑर्डर था। 3 cross 2 ऑर्डर का मतलब क्या है कि रो मेरी 3 है और कॉलम मेरे 2 हैं। अब बात समझना,
रो अगर 3 है, कॉलम 2 है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी भाई? रो 3 है, A11 है ना, A21, A31, रो 3 है, और A12, A22, A32, यही तो हो गए 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, है ना। तो इसकी पहली जो एंटिटी है या एलिमेंट है पहला, वो A11 होगा। A11 का मतलब क्या है मेरे दोस्त? यहां पे I भी 1 है और J भी क्या है? 1 है। I1 एंड J1 मैं यहां पे पुट कर देता हूं, 1/2, I की जगह पे 1, J भी 1 है, तो 1 - 3 मोड, दैट इज ये आ जाएगा। एक में से 3 गया 2। मोड का मतलब क्या है? अगर मोड में कोई वैल्यू होती है तो वो प्लस ही आ जाता है, ठीक है। माइनस की वैल्यू भी किसकी हो जाती है? प्लस की हो जाती है, और प्लस की भी प्लस की रहती है। ये समझ ना कि प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाती है, प्लस भी प्लस की रहेगी। तो एक में से 3 गया -2, मोड की वजह से +2, तो गुणा में आ जाएगा, ठीक है। 1/2 क्रॉस 2 = 1। तो इसका जो फर्स्ट एंटिटी है, मैं इसको मिटा रहा हूं बीच में से, फर्स्ट एंटिटी मैंने निकाल ली, जो कि कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड एंटिटी हम निकाल लेते हैं हम जल्दी से। सेकेंड के लिए मुझे क्या पुट करना है? यहां पे कितना था? A12 था, मतलब यहां पे I की वैल्यू 1 होगी, J की वैल्यू 2 होगी। I की वैल्यू 1 होगी, J की वैल्यू 2 होगी। मैंने पुट कर दी 1/2, 1 - 6। अब ये एक में से 6 गया -5, मोड होने की वजह से +5 ही आ जाएगा, और 5/2, ठीक है। तो यहां पे एंटिटी आ गई 5/2। यहां पे कितना था? 2/1 था। 2/1 के लिए क्या होगा? I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहां पे फिर से हम पुट करेंगे, देखना 1/2, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, इंटू 1, 1/2, 2 - 3, 1/2 -1, और वो मोड की वजह से आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे आप बाकी एंटिटीज भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे अगली एंटिटी निकालनी है A22, तो आप पुट कर देंगे I की जगह 2 और J की जगह 2। अगली एंटिटी है जैसे A31, I की जगह 3 आ जाएगा, J की जगह 1 आ जाएगा। अगली एंटिटी है A32, I की जगह 3 आएगा, J की जगह 2 आ जाएगा। सिंपली हमें पुट करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। आशा करता हूं कि ये बड़ा इजी है यार, इतना तो अब आप कर ही लेंगे। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, और जो भी वैल्यूज आएंगी उसको यहां पे अपडेट करते जाना है, वो आपकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2, और फॉर्मेशन कैसे होगी? 1/2 मोड I - 3J, और फिर से मोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कर लेना बच्चे, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं है ये, ठीक है। आगे जो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले अब थ्योरी साथ के साथ पढ़नी है मेरे साथ। देखो सबसे पहले उसने पेज नंबर 61 पे आप खोलेंगे। सबसे पहले जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में उसने दिया हुआ है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर कॉलम जो है, कॉलम उनकी संख्या केवल और केवल कितनी होगी? 1 होगी। उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मतलब रो कितनी भी हो, n नंबर ऑफ रोज हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ और सिर्फ 1 ही होने चाहिए। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स नोट ड्रॉ किया आपके सामने, 1 2 3 4, ठीक है, 5। तो ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ इसमें 1 ही कॉलम है, ठीक है। रो से हमें कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ रोज हो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका आपको सोच के बताना है क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? जवाब आया होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज तो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 हैं। अगर मैं ये वाला कॉलम पूरा ही हटा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चे? कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हमेशा कितना होगा? नंबर ऑफ रोज तो m होंगी, मतलब कितनी भी हो सकती हैं,
बट कॉलम की संख्या केवल और केवल 1 होगी, तो इसका ऑर्डर हो सकता है m क्रॉस 1 हो सकता है। आगे जो नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब ये भी बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। रो मैट्रिक्स, भाई कॉलम मैट्रिक्स किसको हम कह रहे थे, जिसमें एक कॉलम था। रो मैट्रिक्स किसको हम कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, केवल एक होंगी। जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें कॉलम तो 8 है पर रो केवल एक ही है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, भाई रो तो एक ही रहेगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो 1 × n हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। रो मैट्रिक्स। थर्ड जो टाइप की मैट्रिक्स है वो भी जान लेते हैं, जो कि आपकी दी हुई है कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि छोटी क्लासेस ने आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, और चारों एंगल भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। उसी से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं बच्चे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। मतलब कॉलम की संख्या अगर रो की संख्या के बराबर है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला, ये जो एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है आपके पास, ये एक रो मैट्रिक्स है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो ये इसका ऑर्डर होगा 2 × 2 का। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया आपके सामने, ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है, 3 × 3 है, क्योंकि रोज भी 3 है और कॉलम की संख्या भी कितनी है, 3 है। आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी था। नेक्स्ट जो टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है बच्चे, फोर्थ टाइप की जो मैट्रिक्स है वो है आपकी दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको सबसे पहले तो कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और फिर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि ये है, ये जो एक मैट्रिक्स है आपकी, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन तो क्या है कि उसको स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर है, 3 × 3 की है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। सेकंड क्या है कंडीशन कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी 0 होनी चाहिए। और डायगोनल एंट्रीज जो हैं बच्चे वो नॉन जीरो होनी चाहिए। उसको हम बोलेंगे, कैसी मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं 2×2 की भी एक बना लेता हूं, लेट्स सपोज ये है, तो ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि डायगोनल समझते हो ना भाई, डायगोनल क्या है, स्क्वायर का ही तो डायगोनल निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब कोई ट्राइंगल है, इसका थोड़ी डायगोनल होता है, डायगोनल तो क्वाड्रिलेटरल जो शेप्स हैं उनका होता है, मतलब जिनकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो भी इसके अंदर क्या है, 0 है, तो ये भी क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, नॉन डायगोनल जो एंटिटीज है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आगे आपकी फिफ्थ जो मैट्रिक्स दे रखी है वो है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है सिंपली, इसके लिए भी पहली कंडीशन क्या है कि इसको क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और आगे इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, वो है सेम वही है जैसे मैंने ये बना दी, मान लो 3 3 3 और बाकी हैं 0 0 0 0 0। मतलब
नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो तो जीरो होनी चाहिए, और जो डायगोनल है वो कोई ना कोई एक स्केलर होना चाहिए, और तीनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, ये वाला है, लेट्स सपोज ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन डायगोनल जो है वो तो जीरो है, और डायगोनल क्या है, एक स्केलर है। देखो एक चीज समझने वाली है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में अंतर क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन डायगोनल एंटिटीज हैं वो तो जीरो होंगी, और इसमें भी जीरो है, पर जो डायगोनल है वो कुछ भी हो सकता है, सेम हो चाहे ना हो, परंतु स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होंगी, कोई ना कोई एक स्केलर होगा और बाकी सब क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। और अगली जो टाइप की मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए भी कंडीशन क्या है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने एक ये मैट्रिक्स लिखी 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिटरी मैट्रिक्स है। इसका कारण क्या है कि भाई जो नॉन डायगोनल हैं वो तो जीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल हैं वो 1 1 होने चाहिए। यूनिटरी का मतलब भी यूनिट है, मतलब एक होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर मैं बताऊं, डायगोनल में नॉन डायगोनल जीरो और डायगोनल कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनीथिंग। और अगली थी स्केलर, जिसमें नॉन डायगोनल जीरो होगा, परंतु जो डायगोनल है वो सेम होना चाहिए, और वो सेम कुछ भी हो सकता है, 5 5 हो, -1 -1 हो। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर ठीक है कि जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होंगे, परंतु डायगोनल सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक हो सकता है। जैसे मैंने एक ये एग्जांपल लिखा, ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों है भाई, क्योंकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं, और डायगोनल वाली कितनी है, 1 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अगले टाइप की जो मैट्रिक्स है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किताब साथ के साथ खोल के बैठना बच्चे। नेक्स्ट जो है वो है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या इसी को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब ये क्या है, ऐसी मैट्रिक्स ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। देखो बाकी जो तीन हमने पीछे पढ़ी है ना, डायगोनल पढ़ी है, स्क्वायर पढ़ी है, स्केलर पढ़ी है और आइडेंटिटी पढ़ी है, उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। बट जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स में ऐसा कोई ठीक है डेफिनेशन नहीं है। बस जितनी भी एंटिटीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस मैट्रिक्स के अंदर, जीरो मैट्रिक्स के अंदर या नल मैट्रिक्स के अंदर। तो ये सब टाइप ऑफ मैट्रिसेस थी जो कि मैंने आपको पढ़ाया। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे जो है बच्चे वो है हमें जो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर पर है, मैं बोल रहा हूँ 63 पेज पर है, जो कि एक चीज है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये अगर मैट्रिसेस ये अगर आप समझ गए तो आप 3.1 एक्सरसाइज सारी की सारी सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं बचेगा। बड़े ध्यान से समझना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन तो क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ही क्या है, इक्वल वाला साइन है ना। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं, जब उनकी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ, या मैं ज़्यादा सुटेबल वर्ड अगर यूज़ करूं कि जो भी मैट्रिक्स हैं अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम है तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। पहली कंडीशन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी। फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पता क्या चलता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ABCD और यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, इसको मिटा देते हैं 1 2 3 4।
अगर ये दोनों आपस में बराबर है, मैंने बोला था कि सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अगर कोई दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या, बड़ा ध्यान से समझना। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ये वाला एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, मतलब इसको हमने पढ़ा था ना, इसको हम क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो ये भी क्या है, A11 है। इसका मतलब क्या है कि A किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब अगर कोई दो मैट्रिक्स बराबर हैं, सबसे पहले तो आपको देखना है कि उनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए। अगर ऑर्डर बराबर है तभी वो इक्वल होंगी, फिर कोरस्पोंडिंग वैल्यूज भी बराबर होंगी। जैसे मैं अगर यहां से D की वैल्यू पूछे ना, तो D क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो बराबर हो जाएंगे खुद ही, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिसेस। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं। चलो एक छोटी सी बात पहले हम ये समझते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 into 2 है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 into, या हम ये ले लेते हैं 3 into 5 है। क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती है कभी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 3 क्रॉस 2 है बच्चे, तो यहाँ भी 3 क्रॉस 2 चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकती है, आपस में इक्वल हो सकती है। ठीक है, चलो आगे इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 3 क्रॉस 2 है तो यहाँ पे भी 3 क्रॉस 2 ले लेते हैं। 3 क्रॉस 2 का मतलब रोज 3 कॉलम 2 है ना, रो 3 है कॉलम 2 है। यहां पे मैंने एंट्री डाल दी। तो इसको समझो एक बार कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होंगे। जैसे D है, D क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब ये क्या है, A22 है, तो D किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। F किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। E किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। A किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। B किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। आई होप सो कि मैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपका सेम 63 नंबर पेज पे है। चलिए इसको समझ लेते हैं। लेट्स सी। मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं एग्जाम्पल, फिर मैं सॉल्व करा देता हूं। बोलता है इफ x + 3 मैट्रिक्स बनाई हुई है, z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 बराबर दिया हुआ है 0 - 6 2b + 4 6 - 3 -21 3y - 2 2c + 2 और 0। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं और हमसे वैल्यू पूछ रहा है a b c x y एंड z की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो मैंने बताया था कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से पहले देख लेते हैं x + 3 किसके बराबर होगा बच्चे। x + 3 आप बोल रहे होंगे कि सर 0 के बराबर होगा, और x + 3 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, -3 आ गई। यहां से z + 4 किसके बराबर हो जाएगा, वहां पे आप देख रहे होंगे z + 4 6 के बराबर हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। यहां से देख लेते हैं और देख लेते हैं, a की वैल्यू निकालनी है, तो a - 1 ये रहा, ये किसके बराबर आ जाएगा, -3 के। तो मैं कर देता हूं a - 1 -3 के बराबर, ये -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और भी कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ये है 2y - 7 किसके बराबर आ जाएगा, 3y - 2 के बराबर आ जाएगा। इसको आप इधर लेके आएंगे तो 2y - 3y बराबर आ जाएगा -2 + 7 -5 किसके बराबर आएगा, y के, और y की वैल्यू आ जाएगी -5। ऐसे करके आप b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है, बहुत आसान है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वल कर दो, वैल्यू आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है और इस सवाल के अंदर। ठीक है, कितना ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है फिर से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ये इसको भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। लेट्स सी। बोर्ड पे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट।
2a प्लस b 5c माइनस d a माइनस 2b 4c प्लस 3d एंड इक्वल टू दिया हुआ है हमें 4 11 माइनस 3 24। ये भी बड़ा इजी है बच्चे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल की, और एलिमिनेशन मेथड से उसको हम कर सकते हैं। और ABCD की वैल्यू पूछी है, मैं एक बार जल्दी से A और B की निकाल देता हूँ, C और D की आप खुद निकाल लेना, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक, अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब 2a बराबर आ जाएगा, 2a प्लस b बराबर आ जाएगा 4 के, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो a माइनस 2b बराबर आ जाएगा, किसके आ जाएगा, माइनस 3 के आ जाएगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड आई होप सो कि आपको आता होगा कि एक वेरिएबल को हम इक्वल कर लेते हैं और दूसरे को ऐड या माइनस करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाले वेरिएबल इक्वल हो जाएंगे। चलिए 2a प्लस p बराबर 4, नीचे आ गया 2a माइनस 4b बराबर माइनस 6। अब ये वेरिएबल इक्वल हो गया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, नीचे आएगा 5b बराबर आएगा 10 के, b बराबर आ जाएगा 2 के। ऐसे आप c और d की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 5c माइनस d बराबर 11 करेंगे, 4c प्लस 3d बराबर 24 कर लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि c और d की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3.1 एक्सरसाइज थी, उसकी हमने थ्योरी बड़े डिटेल में जानी है, हर एक चीज उसके बारे में समझा कि मैट्रिक्स है क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सब हमने पढ़ा है। और अब क्वेश्चन रहते हैं वो आपको पहले ट्राई करने हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं होगा, डाउट निकलेंगे, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसको हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। और बढ़िया से नोट्स बनाओ यार, ऐसे ही इसी क्वालिटी के साथ। ये मत समझना कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, ठीक है, जिनका दिमाग थोड़ा सा अलग ही होता है कि ये तो आसान चैप्टर है और बाकी चैप्टर कैसे कराएंगे, ये होगा, भाई सब इसी क्वालिटी से मैं कराऊंगा, ठीक है। एक टीचर अच्छे से जानता है कि उसको क्या पहले कराना है और क्या बाद में कराना है, ठीक है, और कितनी क्वालिटी से पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये आप, ठीक है, मैं बेहतर जानता हूं, तो उसकी आप टेंशन ना लें। पूरी इसी क्वालिटी के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी शिद्दत के साथ बाकी आगे भी पढ़ाऊंगा। बस आपसे एक ही सहयोग की अपेक्षा है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो तभी आपको एक काम करना है कि इसको शेयर करें। शेयर भी इसलिए करें ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले, उनको भी अच्छा मिले, ठीक है, और अच्छी उनकी भी तैयारी हो सके। अकेले मत पढ़ो, बाकियों को भी शेयर करो, ठीक है। आपसे एक यही सहयोग चाहिए। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आप सबकी तरफ से आएगा तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और ये सीरीज इसी प्रकार पूरे मैथ की आपके पास आएगी, और बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा बच्चे तो फिर आगे हम 11th 12th, ठीक है, का तो हम कर ही रहे हैं, 10th का मैथ्स भी करेंगे, 9th का मैथ्स भी करेंगे, 8th का भी करेंगे, ठीक है। सब ऐसे ही कंटिन्यू फ्लो के अंदर आपको मिलेगा और इसी एनर्जी के साथ मिलेगा। चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं और आज्ञा लेते हैं। थैंक यू, गुड लक।